अच्छा एक बात बताओ, कोई आ रहा है पीछे मेरे, बार बार सर ये सर वो फलाना ठिकाना, लेन भाई जाना जाना ऐसे करो, और गिर गया कहीं पर हपट के वो और मर गया, ये क्या है? आपराधिक मानवोदय, कल्पेबल होमिसाइड, उस पे इंटेंट नहीं था करने का। समझ रहे हो मेरी बात? और इरादतन किसी को मार देना, विथ इंटेंट किसी को मारना, वो हत्या है। यही बेसिक डिफरेंस है इसमें। ठीक, कल्पेबल होमिसाइड होगा तो 10 साल की सजा है, और अगर हत्या होगा, मर्डर होगा, तो इसमें आजीवन कारावास और मृत्यु तक की सजा हो सकती है। इतना ही लिखना है। रिकॉल हुआ? चलो लिख लो, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। अच्छा, इसमें ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है, आपराधिक मानववध और हत्या में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। ऐसे भी पूछ सकता है, ठीक है ना? तो बेसिक डिफरेंस उसमें इरादे का ही है ना? चल लिखिए, आपराधिक मानववध एवं इसके लिए दंड लिख लिए। चले लिखेंगे, यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को यदि कोई व्यक्ति, या ऐसा लिखो ना, यदि किसी व्यक्ति के कार्य से यदि किसी व्यक्ति के कार्य से किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, यदि किसी व्यक्ति के कार्य से किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तब यह आपराधिक मानववध होगा। तब यह आपराधिक मानववध होगा यदि यदि ऐसा जानबूझकर या या मृत्यु करने की नियत से ना किया गया हो, या मृत्यु करने की नियत से ना किया गया हो। लिखेंगे, एनी एक्ट ऑफ एनी पर्सन which causes death to other person will be an accused of culpable homicide if it has not been done knowingly, or with an intent to causing death, अधिक मानववध है ना? मतलब ऐसा कोई भी कार्य जिससे सामने वाले की मृत्यु हो जाए, लेकिन उसमें किसी भी प्रकार का इंटेंट शामिल नहीं था, तो वो आपराधिक मानववध है। ठीक है ना? ब्रैकेट में लिख लीजिए, सेक्शन 299 आईपीसी, मतलब ये जो परिभाषा है ये 299 में बताई गई है। ठीक है, सेक्शन 299 आईपीसी। नेक्स्ट लिखेंगे इसी में अगला लाइन, अगला पॉइंट, इट इज अ पनिशेबल ऑफेंस, यह एक दंडनीय अपराध है। इट इज अ पनिशेबल ऑफेंस, यह एक दंडनीय अपराध है जिसकी सजा 10 वर्ष होगी, विच विल बी 10 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट, जिसकी सजा 10 वर्ष होगी, विच विल बी 10 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट। ठीक, समझा? अगला लिखिए, हत्या एवं इसके लिए दंड, मर्डर एंड पनिशमेंट फॉर, मर्डर एंड इट्स पनिशमेंट, ऐसा लिखिए।
अच्छा, उसमें जो हमने जैसे 299 और 304 पनिशमेंट है आपका 304 में, और 299 में क्या है आपका डेफिनेशन है। तो कोई भी चीज पूछेगा तो इंटर रिलेटेड रहेगा। अगर मान लो आईपीसी 304 क्या है पूछ दिया, तो आपको ये बताना है आपराधिक मानव वध के लिए दंड है, अगर कोई व्यक्ति ये कार्य करता है तो वह आपराधिक मानव वध होगा और उसके लिए दंड इतना होगा। समझ ना? मतलब 304 पूछे तो भी 299 को मिलाकर के लिखना पड़ेगा, और 299 पूछे तो भी 304 को मिलाकर के लिखना पड़ेगा। समझ गए? लिखेंगे। यदि कोई व्यक्ति इस इरादे के साथ, यदि कोई व्यक्ति इस इरादे के साथ किसी अन्य व्यक्ति पर हमला करता है, इस इरादे के साथ किसी अन्य व्यक्ति पर हमला करता है जिससे उसकी मृत्यु होना संभव है, तो वह हत्या का दोषी होगा। इफ एनी पर्सन assault to any other person, if any person assault to any other person with an intent for causing death will be a murder। ठीक? अगर इस आशय से हमला करता है, इस इरादे के साथ हमला करता है जिससे सामने वाले की मृत्यु हो जाएगी, तो इसको हम क्या कहेंगे? हत्या कहेंगे। तो बेसिक डिफरेंस यही है। आपका इंटेंट है सामने वाले को मार देने का जान से, तो वो हत्या है, और अगर इंटेंट नहीं है तो 304 के तहत, इसी को गैर इरादतन हत्या भी बोलते हैं। आपराधिक मानव वध को आप गैर इरादतन हत्या भी सुनते होंगे, इसका ज्यादा जो प्रचलित नाम है गैर इरादतन हत्या, आपराधिक मानव वध को बोला जाता है। समझ में आया? यह एक दंडनीय अपराध है। इट इज अ पनिशेबल ऑफेंस। यह एक दंडनीय अपराध है जिसमें आजीवन कारावास से लेकर मृत्यु तक की सजा हो सकती है। इट इज अ पनिशेबल ऑफेंस फॉर विच लाइफ टाइम imprisonment can be sentenced, and it can be extended to the death penalty। मृत्यु दंड तक इसमें दिया जा सकता है। ठीक? एक क्वेश्चन लिखे इसके ऊपर। हत्या एवं आपराधिक मानव वध में अंतर स्पष्ट कीजिए 30 शब्दों में। राइट द डिफरेंस बिटवीन मर्डर एंड कल्पेबल होमिसाइड। हत्या एवं आपराधिक मानव वध में अंतर स्पष्ट कीजिए 30 शब्दों में। समझ? देखिए, अगला है आपका दहेज प्रताड़ना के लिए हत्या, डाउरी डेथ। ठीक है? दहेज प्रताड़ना के लिए हत्या, डाउरी डेथ। पहली बात तो याद रखें कि ये 304B में बताया गया है। ठीक है? सेक्शन 304B, प्रोविजन फॉर डाउरी डेथ, पनिशमेंट फॉर डाउरी डेथ बेसिकली ये है। दहेज प्रताड़ना के लिए हत्या या दहेज प्रताड़ना में हत्या के लिए दंड। अच्छा, 2 सेक्शन को ना यहां पर जोड़ सकते हैं अपन। हाँ, 2 सेक्शन को हम यहां पर जोड़ सकते हैं। 498A और 304B, दोनों को जोड़ करके पढ़ें तो ज्यादा बेटर होगा। एक्चुअली 498A को अपन प्रीकर्सर ऑफ 304B बोल सकते हैं।
498A क्या है? दहेज प्रताड़ना है, डाउरी टॉर्चर। मतलब अगर दहेज के लिए तंग किया जाए तो वो आपका 498A के अंतर्गत आता है, जिसमें सजा 3 साल से 7 साल तक की हो सकती है। ठीक है ना? ये दहेज प्रताड़ना है। 498A, इसमें सजा 3 वर्ष से 7 वर्ष तक की सजा हो सकती है। ठीक है ना? 3 से 7 साल। अब दहेज प्रताड़ना करते हुए अगर महिला की मृत्यु हो जाए तो फिर लगेगा आपका 304B, दहेज प्रताड़ना में हत्या। दहेज हत्या ज्यादा सुनते हैं इसको, है ना? डाउरी डेथ, दहेज हत्या, समझ लो ना? 498A क्या है आपका? दहेज प्रताड़ना है, डाउरी टॉर्चर है। ठीक? और दहेज प्रताड़ना में अगर महिला की मृत्यु हो जाए तो फिर दहेज हत्या का अपराध जो है वो कायम होता है। समझ है? तो खैर बेसिकली 304B को देखते हैं, क्या कहता है ये 304B। याद रखें कि यदि किसी महिला की निम्न दशाओं में मृत्यु हो जाए तो यह दहेज हत्या होगी। ठीक है? यदि किसी महिला की निम्न दशाओं में मृत्यु हो जाए तो यह हत्या होगी। इफ अ वुमन died in following conditions, it will be considered as dowry death. If a woman died in following conditions, it will be considered as dowry death. अगर किसी महिला की इन दशाओं में मृत्यु हो तो दहेज प्रताड़ना में हत्या के लिए अपराध पंजीबद्ध होगा। जैसे नंबर 1, विवाह के 7 वर्ष पूरे ना हुए हो। ठीक है? If the marriage is not completed 7 years, ठीक है ना? यदि विवाह के 7 वर्ष पूरे ना हुए हो। दूसरा, मृत्यु अप्राकृतिक दशाओं में हुई हो, अननेचुरल डेथ है ना? अप्राकृतिक दशाओं में मृत्यु हुई हो। अप्राकृतिक मतलब स्वयं से कोई मर जाए, जैसे हार्ट अटैक आ जाए, कोई गंभीर बीमारी से कोई पीड़ित है ना? उस तरीके से अगर मर जाए तो वहां पर वो प्राकृतिक रीजन है, नेचुरल डेथ है कि भाई कोई बीमार है तो मरेगा ही, है ना? या मान लो हार्ट अटैक आ गया या कुछ भी है, तो ये सब नेचुरल डेथ है। लेकिन अननेचुरल डेथ क्या है? मान लो कि कल तक तो ठीक थी, सुबेरे तक ठीक थी, शाम को अचानक मृत्यु हो गया, बता दे रहे हैं, है ना? अचानक घर में आग लग गई, जल करके मृत्यु हो गया। तो ये सब क्या है? अननेचुरल कंडीशंस है, अप्राकृतिक दशाओं में अगर ऐसा हो। और तीसरा, यदि इसके पूर्व मतलब डेथ के पूर्व दहेज प्रताड़ना की शिकायत की गई हो, महिला ने कभी ना कभी अगर दहेज प्रताड़ना की शिकायत किया है, इफ एनी टाइप ऑफ कंप्लेंट रिगार्डिंग if any kind of complaint regarding dowry has been made, दहेज से संबंधित किसी प्रकार की शिकायत की गई हो, या तो महिला ने किया हो, महिला के माँ बाप ने, किसी ने भी अगर इस प्रकार की कोई शिकायत की है कि भाई वहां से दहेज मांगा जा रहा था, ठीक? समझ रहे हैं? और तीसरा, यदि दहेज की मांग की गई हो, ठीक है ना? इफ डाउरी इज डिमांडेड, ठीक है? इफ डाउरी इज डिमांडेड, तो अगर इसमें से कोई भी कार्य होता है और ऐसी स्थिति के बाद अगर महिला की मृत्यु होती है तो उसे दहेज प्रताड़ना में हत्या का दोषी माना जाएगा। ठीक? और इसके लिए भी सजा 10 वर्ष का कारावास होगा। ठीक है? 10 इम्प्रिजनमेंट, 10 वर्ष के कारावास से दंडित किया जाएगा। 10 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट शैल बी एलोकेटेड। समझा? तो ये आपका डाउरी डेथ है, पेनाल्टी फॉर डाउरी डेथ है, दहेज प्रताड़ना में हत्या के लिए दंड।
है, सबको दोषी माना जाएगा, 10 वर्ष का कारावास दिया जाएगा। याद रखें, इसमें महिला के पति, है ना, ससुर, सास इत्यादि जिन पर भी शक ऐसा जताया जाए उसको शामिल किया जाएगा। समझ रहे हैं? हाँ, पूरा 10 साल काउंट होता, ठीक है। इन लॉज जो होंगे, इन लॉज विल बी द एक्यूज्ड, ठीक है ना। और याद रखें, ये अजमानती अपराध है, जमानत नहीं मिलता, ठीक। ये यहां लिख रहा हूं बेटा कुछ इस अपराध की विशेषता। पहली बात, ये अजमानती अपराध है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है, हाँ, मतलब जमानत नहीं मिलेगा इसमें, अजमानती अपराध है। दूसरा, यह एक संज्ञेय अपराध है, कॉग्निजेबल, ठीक है। इट इज अ नॉन बेलेबल ऑफेंस, कॉग्निजेबल ऑफेंस, कॉग्निजेबल मतलब गंभीर प्रकृति का अपराध है, अशमनीय है, इनकंपाउंडेबल, इनकंपाउंडेबल, ठीक है ना। अशमनीय, अशमनीय का मतलब है बाहर में बैठ करके समझौता नहीं हो सकता, समझो। वंस द केस इज रजिस्टर्ड तो समझौता बाहर नहीं होगा, एवरीथिंग मस्ट बी फाइनलाइज्ड बाय द कोर्ट। समझ मेरी बात को? अशमनीय है, शमनीय होना, कंपाउंडेबल होना, कंपाउंडेबल मतलब आपस में समझौता कर लेना, ठीक है ना। ये अशमनीय है। तो ये इस तरीके से आपका दहेज प्रताड़ना के लिए दंड है। समझ में आया? कोई डाउट इसमें? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। पहली बात, जो जो उस समय उस घर पर मौजूद थे इन लॉज में, और जो पिटिशनर होंगे, मतलब परिवादी जो कंप्लेंट कर रहा है, कंप्लेनेंट जो है, कंप्लेनेंट जिस पर आरोप लगाएगा कि ये लोग जो है करते थे, ऐसा नहीं कि पूरे घर वालों को उठाकर ले जाएगी पुलिस। जो कंप्लेंट, मतलब कंप्लेनेंट ने जिसके जिसके ऊपर शंका जाहिर किया है उसको पुलिस उठाएगी, केस में नामजद करेगी। और अगर कंप्लेनेंट ये नहीं बता पाते हैं कि कौन कौन थे, मान लो कि लड़की का पिता बोलता है कि भाई मुझे नहीं पता कौन कौन थे उस समय, है ना, या सारे ही लोग परेशान करते थे, तो जितने भी फैमिली मेंबर्स होंगे सब आ जाएंगे। इवन इसमें जैसे मान लो कि लड़के की बहन है जो शादी होकर के भी चली गई है कहीं पर, अगर उस पर भी कंप्लेंट कर दे, उसका भी नामजद करेंगे तो वो भी अरेस्ट हो जाएगी, है ना। इसमें पहले ऐसा है कि चूंकि संज्ञेय अपराध है तो याद करो 41A आएगा, सीआरपीसी सेक्शन 41A, बिना वारंट गिरफ्तारी कर सकती है, मजिस्ट्रेट की अनुमति नहीं है। जैसे पुलिस को सूचना मिलेगी पुलिस तुरंत पहुंचेगी और सबसे पहले अरेस्ट कर लेगी सारे लोगों को, है ना। अरेस्ट करके ले जाकर के अपराध पंजीबद्ध करके कोर्ट में चालान पुटअप कर देगी, उसके बाद इन्वेस्टिगेट करेगी मैटर को। समझ रहे हैं? बहुत टफ कानून है, बहुत रिजिड कानून है, हाँ। तो ये था आपका शादी विवाह हत्या संबंधित अपराध, है ना। अगला देखते हैं आपका गर्भपात से संबंधित अपराध। ये कौन सा सेक्शन बताया अभी आपको? 304B बताया ना। गर्भपात से संबंधित अपराध, क्राइम रिलेटेड विथ मिसकैरेज, गर्भपात से संबंधित अपराध, क्राइम रिलेटेड विथ मिसकैरेज। अच्छा, इसमें 3 सेक्शन है, 312, 313 और 314। 312, 313, 314 मिसकैरेज से रिलेटेड है, गर्भपात से संबंधित।
312 स्वेच्छा से गर्भपात, मिसकैरेज विथ कंसेंट ऑफ अ वुमन, महिला की स्वेच्छा से गर्भपात, ठीक है। मिसकैरेज विथ कंसेंट ऑफ अ वुमन, महिला की इच्छा के आधार पर जब गर्भपात करवाया जाए तो 312। महिला की इच्छा के विरुद्ध गर्भपात, मिसकैरेज विदाउट कंसेंट ऑफ अ वुमन, ठीक है। महिला की इच्छा के विरुद्ध गर्भपात और 314 गर्भपात के दौरान महिला की मृत्यु, ठीक है। डेथ ऑफ अ वुमन कॉजिंग मिसकैरेज, गर्भपात के दौरान महिला की मृत्यु, ये 3 चीजें हैं। स्वेच्छा से गर्भपात, ठीक है ना, एक महिला के इच्छा के विरुद्ध गर्भपात, और दूसरा है आपका, तीसरा है मतलब गर्भपात के दौरान महिला की मृत्यु। अच्छा, स्वेच्छा से गर्भपात कहने का मतलब देखो 2-3 चीजें हैं इसमें जो ध्यान देने वाली बात है कि जब भी मिसकैरेज होगा या मिसकैरेज करवाया जाएगा, गर्भपात करवाया जाएगा, एबॉर्शन करवाया जाएगा कभी भी, तो इसमें सबसे पहली बात जो फिटस है वो 3 माह और उससे ऊपर का होना चाहिए, तो ये अपराध पंजीबद्ध होता है ना। 3 months एंड अबव, तो गर्भपात जो है आपका अपराध है ना। 3 माह से नीचे में गर्भपात अपराध नहीं है, और 3 माह से ऊपर भी अगर गर्भपात करवाया जाता है, अबॉर्ट करवाया जाता है, टू सेव द लाइफ ऑफ अ वुमन, महिला के जीवन को बचाने के लिए किया जाता है, तो भी वो अपराध नहीं है। कई बार ऐसी कंडीशन आ जाती है ना, कि 3 माह से ऊपर का फिटस है लेकिन महिला की जान नहीं बचाई जा सकती अगर इसको आगे बढ़ाया गया तो ऐसी कंडीशन में भी अगर गर्भपात होगा तो वो अपराध नहीं है। लेकिन सामने वाले की इच्छा ये नहीं है कि जान बचाना है, समझ रहे हो, गर्भपात करवाना बस इच्छा है, उसमें महिला की भी इच्छा शामिल है, तो ये एक अपराध होगा, 3 साल की सजा होगी। लेकिन कंडीशन ये है कि अगर मान लो कि फिटस जो है उसमें हार्ट बीट आ चुका है ना, स्पंदन प्रभा बोलते हैं उसको, हार्ट बीट आ गया तो फिर ये गंभीर अपराध की श्रेणी में आ जाएगा, फिर इसमें सजा 7 साल तक की हो सकती है, दोनों को, जो करवा रहा है, ठीक है, और जिसकी इच्छा शामिल है, मतलब महिला को भी होगी और पुरुष को भी होगी जो करवा रहा। यह स्वेच्छा से गर्भपात डॉक्टर के लिए नहीं है, खींचा जाएगा तो डॉक्टर के लिए अलग से आएगा, फिर वो मेडिकल एक्ट वगैरह में उसका रजिस्ट्रेशन समाप्त हो जाएगा, फिर अबेटमेंट ऑफ ऑफेंसेस के केस में वो आएगा 107 के अंतर्गत। हालांकि सजा उसको वही मिलेगी जो ये है, अबेटमेंट ऑफ ऑफेंसेस में भी सजा वही होती है जो अपराध की सजा होती है। तो ये एक है ना। इसके बाद होता है आपका, जब महिला की इच्छा शामिल नहीं है, मतलब महिला की इच्छा शामिल नहीं है उसके बावजूद भी अबॉर्शन करवा दे रहे हैं, गर्भपात करवा रहे हैं, तो वो भी एक अपराध है। इसमें सजा 10 साल तक की हो सकती है। महिला की इच्छा के विरुद्ध अगर अबॉर्शन करवाया जाए तो सजा जो है आपका 10 साल तक की हो सकती है, समझ रहे हो। और यदि अबॉर्शन करवाया जा रहा है और उस दौरान महिला की मृत्यु हो जाती है ना, तो ये देखना होगा कि जब अबॉर्शन हो रहा था तो उसमें महिला की इच्छा शामिल थी कि नहीं। अगर इच्छा शामिल थी तो 7 साल की सजा, मृत्यु हो गई तो, और अगर इच्छा शामिल नहीं थी, महिला की इच्छा के विरुद्ध ऐसा हो रहा था और महिला की मृत्यु हो गई तो 10 साल की सजा।
समझ में आया? वही है ये, शिक्षा से गर्भपात, महिला की इच्छा के विरुद्ध गर्भपात। लिखा दो, चलो साइड हेडिंग डालिए, आईपीसी धारा 312 स्वेच्छा से गर्भपात। आईपीसी सेक्शन 312 मिसकैरेज विथ वुमेन्स कंसेंट। ठीक है, मिसकैरेज विथ वुमेन्स कंसेंट लिखेंगे, यदि किसी महिला के द्वारा महिला न लिख करके व्यक्ति लिखना, यदि किसी व्यक्ति के द्वारा, यदि किसी व्यक्ति के द्वारा महिला का गर्भपात महिला की इच्छा से करवाया जाए तो यह एक दंडनीय अपराध होगा। तो यह एक दंडनीय अपराध होगा जिसमें 3 वर्ष तक के कारावास की सजा का प्रावधान है। यह एक दंडनीय अपराध होगा जिसमें 3 वर्ष तक के कारावास का प्रावधान है। ठीक है, इफ एनी पर्सन कॉजेज मिसकैरेज, 3 वर्ष, अभी इच्छा है ना, एनी पर्सन causes miscarriage with consent of a woman if fetus is 3 months or above, if fetus is 3 months or above, it shall be a punishable offense. It shall be a punishable offense. 3 years punishment. 3 years punishment and penalty can be imposed. 3 वर्ष की सजा या जुर्माने का प्रावधान है। ठीक, इसमें आगे लिखेंगे, if fetus has its heartbeat, then it will be punished by 7 years of imprisonment and penalty. यदि फीटस में, भ्रूण में हृदय स्पंदन हो तो 7 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। 7 वर्ष तक की सजा एवं जुर्माने का प्रावधान है। नोट करके लिख लीजिएगा, परंतु जब यह महिला की जान बचाने के उद्देश्य से किया जाए, परंतु जब यह महिला की जान बचाने के उद्देश्य से किया जाए तब अपराध नहीं होगा। ठीक, इट विल नॉट बी एन ऑफेंस, if it commits to save the woman's life. ठीक है, साइड हेडिंग डालेंगे आईपीसी 313। ठीक है, धारा 313 लिखेंगे, महिला की इच्छा के विरुद्ध गर्भपात। महिला की इच्छा के विरुद्ध गर्भपात, मिसकैरेज ऑफ अ वुमन विदाउट कंसेंट। ठीक है, लिखेंगे, यदि कोई व्यक्ति किसी महिला का उसकी इच्छा गर्भपात करवाता है। देखो तो वीडियो क्यों अटक के चल रहा है भाई ऑनलाइन में। यदि कोई व्यक्ति किसी महिला का उसकी इच्छा के विरुद्ध गर्भपात करवाता है तो यह एक दंडनीय अपराध होगा।
जिसमें 10 वर्ष तक के कारावास एवं जुर्माने का प्रावधान है, जिसमें 10 वर्ष तक के कारावास एवं जुर्माने का प्रावधान है। ठीक, लिखेंगे इफ एनी miscarriages causes without a woman's consent, it shall be a punishable offense. It shall be a punishable offense, full stop. 10 years imprisonment and penalty. 10 years of imprisonment and penalty can be imposed. ठीक है, साइड हेडिंग डाले आईपीसी सेक्शन 314, आईपीसी की धारा 314। लिखेंगे ऐसी कोई भी गतिविधि जिससे गर्भपात हो, एवं गर्भपात के दौरान महिला की मृत्यु हो जाए, तो यह एक दंडनीय अपराध होगा। गर्भपात के दौरान महिला की मृत्यु हो जाए तो यह एक दंडनीय अपराध होगा। एनी एक्टिविटी विच कॉजेज मिसकैरेज एंड डेथ ऑफ अ वुमन, ड्यूरिंग द मिसकैरेज विल बी अ पनिशेबल ऑफेंस, दंडनीय अपराध होगा। ठीक है, अगला पॉइंट लिखेंगे तो भी सेम होगा। लिखेंगे यदि, नंबर 1 इसी में डाल के लिखिएगा, यदि ऐसा महिला की इच्छा से हुआ है, तब 7 वर्ष के कारावास का प्रावधान है। ठीक है, इफ इट इज caused with woman's consent, 7 years imprisonment and penalty can be allocated. 7 years imprisonment and penalty can be allocated. 7 वर्ष की सजा का प्रावधान होगा एवं जुर्माने का। मैं सजा बोलूं सिर्फ जुर्माना जोड़ लेना आप, है ना, हमेशा जुर्माना रहेगा। ठीक, इसी में पॉइंट 2 डाल करके लिखेगा यदि यह महिला की इच्छा के विरुद्ध हुआ है, गर्भपात महिला की इच्छा के विरुद्ध हो रहा था और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो 10 वर्ष के कारावास का प्रावधान होगा। ठीक है, 10 वर्ष के कारावास का प्रावधान होगा। समझ आया? इसके बाद देखिए, ये था आपका गर्भपात से संबंधित। मतलब 314 में क्या है कि कोई भी गतिविधि जिससे गर्भपात हो जाए या गर्भपात के दौरान मृत्यु हो जाए, ऐसा। मान लो डेली आकर के मारपीट कर रहा है, मिसकैरेज हो गया, 314 लगेगा। ठीक, इतना मार दिया कि मिसकैरेज भी हो और महिला की मृत्यु भी हो गई, 314 लगेगा। समझ रहे हो? या मिसकैरेज करने के लिए लेकर के गया महिला की इच्छा के विरुद्ध हॉस्पिटल में और वहां मिसकैरेज करवा रहा है, अबॉर्शन करवा रहा है, ठीक, तो 313 लगेगा, महिला की इच्छा के विरुद्ध। लेकिन अगर ऑपरेशन थिएटर महिला की मृत्यु हो जाती है तो 314 लगेगा। समझ गए?
तो कोई अपराध नहीं। लाइफ को सेव करने के लिए अगर अबॉर्शन करवाया जाए तो कोई अपराध नहीं है? कोई अपराध नहीं है ना। इसमें पहले ही बताया गया ना भाई, इंटेंट अगर लाइफ को सेव करना है, डॉक्टर ने पहले बोल दिया है कि दोनों में से किसी एक को बचाया जा सकता है, तो डॉक्टर पूछेगा पति से कि भाई क्या किया जाए बताओ, या उसके फैमिली वालों से पूछेगा, तो यही बोलेगा ना ठीक है भाई बीवी को बचाओ। अब बचाने के लिए फिटस को निकाल रहे, मान लो फिटस भी नहीं रहा और उधर महिला भी नहीं रही, तो इसमें किसी का अपराध तो है नहीं, है ना। तो ये अपराध नहीं है। लाइफ सेव, अब ये तो डॉक्टर बताएगा कि लाइफ सेव करने के लिए था, या भाई भ्रूण हत्या का मामला बन रहा है, नेचुरल डेथ अगर कहीं है, तो ये सब डिपेंड करता है। मतलब ये सारी चीजें डॉक्टर जो है क्लियर करे। जा सकती है महिला बोलने के लिए, जा सकते हैं, लेकिन वो गर्भपात की श्रेणी में नहीं आता, तो फिर भ्रूण हत्या से संबंधित मामला में आ जाएगा, है ना। 305 जाके लगेगा उसके ऊपर। फिर 305 में है शिशु भ्रूण की हत्या करना, मतलब समझिए ना, एबॉर्शन हमारे मतलब जो जीवन है वो 3 महीने में आ जाता है फिटस के अंदर। तो जहां से जीवन शुरू हुआ वहां से मृत्यु तक फिर वो सरकारी है सब चीज, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। 3 महीने के पहले आप रोक सकते हैं जैसा चाहे। अब अगर ऐसा नहीं होता, मान लो 3 महीने के पहले नहीं होता, तो जो प्रेगनेंसी को रोकने के लिए जो दवाइयां दी जाती हैं वो तो सब फिर क्या है, सब इनवैलिड हो जाती, इलीगल हो जाती। सब जो भी मेडिसिन वगैरह दिए जाते हैं वो सब इनवैलिड होता फिर तो, समझ रहे हो ना। तो 3 महीने के बाद वो अपराध की श्रेणी में है, वो भी तब जब वो लाइफ सेव करने के उद्देश्य से ना हो, इंटेंट उसका लाइफ सेव करना ना हो, है ना। ऐसा है, 3 महीने के पहले तक अपने हाथ में है सब। अब देखो अगला देखते हैं, एसिड अटैक। ठीक है, अम्लीय प्रहार से संबंधित एसिड अटैक। ठीक, एसिड अटैक आईपीसी 326 ए और आईपीसी 326 बी। ठीक है, 326 ए 326 बी। अच्छा, आईपीसी 326 ए 326 बी, और ऐसे ही बस याद कर लो 326 अगर देखोगे तो सुन बस लेना 326 को, महिलाओं संबंधित नहीं इसलिए, बाकी पता होना चाहिए 326 भी। आईपीसी 326 ये सब क्या है, सामने वाले को जान से मारने के लिए किया गया प्रयास है, जान से मारने या घोर उपहति गंभीर चोट पहुंचाने के लिए किया गया प्रयास, है ना। बताया था ना साधारण चोट क्या होता है, गंभीर चोट क्या होता है। 319 320 और आगे जाकर के उसकी सजा दी गई 323 में, है ना। साधारण चोट, गंभीर चोट। गंभीर चोट मतलब किसी अंग का परमानेंट डिसेबल हो जाना, मतलब ऐसे कोई भी मार, ऐसी कोई भी चोट जिससे आपको स्थायी तौर पर क्षति हो जाती है किसी भी चीज की, वो घोर उपहति में है। तो अगर कोई ग्रीवियस हर्ट करने के उद्देश्य से अटैक करता है या जान लेने के उद्देश्य से अटैक करता है तो वो इसमें आएगा। तो 326 क्या है, खतरनाक रसायन, डेंजरस केमिकल, जहर खिला करके मारना। 326 मतलब जहर खिलाना। 326 समझ रहे हो, पॉइजन, खतरनाक रसायन, इन सब चीजों के माध्यम से सबके लिए है। अटैक किसी पर भी हो सकता है, समझ रहे हो। और एसिड अटैक आपका 326 ए और 326 बी, समझ में आया। 326 ए और 326 बी एसिड अटैक।
और 326A क्या है? 326A है एसिड अटैक और 326B है अटेम्प्ट टू एसिड अटैक। ठीक है ना? एसिड अटैक और अटेम्प्ट टू एसिड अटैक, अम्लीय प्रहार एवं अम्लीय प्रहार का प्रयास, पनिशमेंट फॉर एसिड अटैक 326A और अटेम्प्ट टू पनिशमेंट फॉर अटेम्प्टिंग टू एसिड अटैक 326B। ठीक है ना? कुछ नहीं है इसमें, आपको बस पता होना चाहिए कि एसिड अटैक और अटेम्प्ट टू एसिड अटैक किसमें है ना? मान लो कि कोई किसी भी प्रकार का खतरनाक रसायन किसी के शरीर पर फेंक देता है, ठीक, जिससे उसको या उसके शरीर की स्थायी तौर पर क्षति हो जाती है, तो वो एसिड अटैक का अपराधी माना जाएगा। एसिड में केवल एसिड ही नहीं, किसी भी प्रकार का रसायन है ना जो होगा आपका एसिड अटैक की परिभाषा में आए, किसी प्रकार का रसायन। अच्छा, जैसे ऐसा नहीं देखते हो कि जैसे एसिड ही तेजाब है, एसिड को ही तेजाब बोला जाता है। नहीं, मैं वो याद नहीं कर रहा हूं। जैसे इसी के एसिड अटैक इसका नाम है, लेकिन इसी के अंतर्गत जैसे वो देखते नहीं हो, मतलब सीरियल वीरियल देखते हैं, क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया, इसमें क्या करते हैं, मारने के लिए कहीं पर सांप छोड़ दिए किसी घर में। हाँ, वही सांप छोड़ दिए, सांप, हाँ, और वो सांप जो है जाकर के डस लिया। तो दिखाने का प्रयास ये कि नेचुरली सांप आया और सांप के डसने से सामने वाला मर गया। लेकिन अगर पुलिस की शिनाख्त में ये पता चल जाता है कि सांप को जानबूझ करके वहां डाला गया था, तो 326A ही लगेगा उसमें भी। समझ में बात को? 326A लगेगा और उधर 302 लगेगा, हत्या हुई है, और 326A। समझ में आया? ठीक, तो ये चीज है। 302 किसी सामने वाली की मृत्यु हुई तो लगेगा ही, आईपीसी की एक धारा नहीं लगती है। अच्छा, क्या वो नहीं जानता है कि ये सांप को मैं डालूंगा तो काट लेगा तो मर जाएगा, डराने के लिए। कुछ भी तो डराने के लिए प्लास्टिक वाला डालो है, ऐड हो जाता है, गंभीर हो जाता है फिर। हाँ, 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 लगेगा ही, वो लगेगा ही, लगेगा ही। क्या खुद से जहर खा ले तो आत्महत्या? तो 307 है ना, आत्महत्या। हाँ, आत्महत्या, और बच गए तो सजा, इसलिए तो मोदी जी घोषणा नहीं किए थे। तो आदमी को पता है, आत्महत्या का प्रयास किए, बच गए, 7 साल की सजा है, तो आदमी भरसक कोशिश करता है निपट ही जाऊं, बच गए तो 7 साल कौन अंदर रहेगा। तो इसीलिए मोदी जी बोले थे ना कि आत्महत्या के प्रयास के दंड को समाप्त किया जाएगा, लोप किया जाएगा। अभी तक हुआ नहीं है, रियलिटी है। जो कानून को जानते हैं वो जानते हैं कि अबेटमेंट ऑफ सोसाइटी में वो आ जाएगा। आत्महत्या के दुष्परिणाम मतलब आप अपने ही जीवन को, मैं बोल रहा हूं ना, 3 महीने के फीटस से लेकर जितने साल तक इंसान जीवन जिएगा, कहने को तो ये शरीर हम अनुच्छेद 21 के तहत प्राण एवं देह की स्वतंत्रता रखते हैं, लेकिन एक्चुअली हमारा शरीर जो है ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। हाँ, कुछ नहीं कर सकते आप अपने साथ। कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। आप अपने आप को नुकसान पहुंचाओगे, जाओगे मेरे लग गया, ये करेगा, कुछ भी बताओगे तो उल्टा आप ही के ऊपर केस बनेगा। तो आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है? आप सरकार की संपत्ति है। नहीं, प्रोसेस हो गया। संसाधन तो वो है जिसमें संसाधनीय गुण हो।
भाई आप अभी जनसंख्या है, बोझ है, मतलब ऐसे नहीं बोलो, बोझ है मतलब बर्डन है इकोनॉमी पर। जब तक आपसे आपके अंदर कोई ऐसी उपयोगिता नहीं आ जाती जिससे देश को लाभ हो, देश को आप पैसे कमा करके दें, है ना, तो आप बर्डन है। जब आपके अंदर ऐसा कोई स्किल आ जाए, ऐसा आप स्किल सीख जाओ जिससे आप अर्न करने लगो और गवर्नमेंट को टैक्स देने लगो, सरकार को पैसे देने लगो, नाउ यू बिकम द रिसोर्स। तो जब आपके अंदर उपयोगिता है तब आप संसाधन है। अगर आप उपयोगी है तो संसाधन है, और नहीं उपयोगी है तो बोझ है, जनसंख्या। तो पॉपुलेशन बिकम्स रिसोर्स। इसीलिए मानव को जनसंख्या की वजह संसाधन बनाना है। यहां पर क्यों ये प्रश्न आए, ये तो पेपर 3 मतलब पार्ट 7 के पार्ट 3 में पढ़ना है, नहीं पूछना है। ए भाई, ये लॉ की पढ़ाई नहीं करवा रहा हूं मैं, मजा आ रहा होगा तो पूछ रहे हो ससुर है, बताओ सर बताओ। और जितने पूछ रहे हैं ना, मेरे को कोई खास नहीं लग रहा है कि तुम्हारा निकलने वाला है, इसीलिए पूछ रहे हो बेटा। आप बता, पूछेगी है? समझ आया? इसको बस याद कर लो प्रभु। अच्छा देखो, एसिड अटैक और अटेम्प्ट टू एसिड अटैक, समझ गया ना? एसिड अटैक क्या है? ठीक, यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति पर अम्लीय प्रहार करता है, ठीक है ना, किसी भी प्रकार का ऐसा रसायन फेंकता है जिससे सामने वाले को घोर उपहति हो सकती है, ग्रीवियस हर्ट हो सकता है, या मृत्यु तक होने की संभावना है, तो वो एसिड अटैक कहलाएगा। ठीक है ना? सजा 10 वर्ष तक का कारावास, ठीक, और जुर्माना। 326 भी अटेम्प्ट टू एसिड अटैक, मतलब फेंकने ही वाला था, पकड़ लिया कोई, ठीक, या फेंका है आजू बाजू गिर गया नहीं पहुंचा, तो अटेम्प्ट टू एसिड, मतलब सामने वाले को हर्ट ना हो पाए, चोट ना पहुंच पाए, तो उसको अटेम्प्ट टू एसिड अटैक कहा जाएगा। 7 वर्ष तक की सजा होगी। एसिड अटैक के मामले में जो भी आपका मेडिकल एक्सपेंसेस आता है, उस मेडिकल एक्सपेंसेस को खर्च, मतलब एक्सपेंसेस का जो बर्डन होगा वो एक्यूज्ड के ऊपर में होगा, एक्यूज्ड को। लेकिन मजिस्ट्रेट चाहे तो ऐसा ऑर्डर कर सकता। हाँ, 3-7 नहीं आए, समझ में आया? ये तो लिख लोगे, इसको कुछ करने की जरूरत, बढ़ जाए आगे। ठीक, ये सभी समय को वो कर दी ना, ये तो वही तो मैं इंतजार कर रहा था, कुछ पूछे तो आगे बढ़ूंगा, समय खराब कर दी। मत पूछ बेटा। हाँ हाँ, किससे रिलेटेड है? इससे रिलेटेड, हाँ पूछ ले भाई। हाँ, क्या बोली मेरे समझ में नहीं आया, लेकिन हाँ। हाँ हाँ हाँ, 7 साल, ठीक है, चलो। हाँ, वही था। आओ आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। मैं एक बात बोलूं, देखो, अगर कोई भी मन की कुंठा है, लॉन्ग टर्म में आई है, ठीक, क्या है, प्रश्न पूछते हो और मैं आंसर ना करूं तो भी मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन प्रश्न करोगे तो थोड़ा सा समय जो है खिंच सकता है। हालांकि घबराने की जरूरत नहीं है, अपन 1 नंबर ड्राइवर है, ठीक है, ड्राइवर को पता होता है कि वो कितने समय में गाड़ी पहुंचा लेगा, ठीक है, एकदम साथ साथ चलते रहो, खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब आप क्या है, पहली बार मेरी गाड़ी में बैठे होंगे ना बहुत सारे लोग, तो अभी आपको पता नहीं होगा अपन ड्राइवर कैसे हैं, पुराने लोग जानते होंगे, ठीक है। आओ, पुराने सवारी लोग कहां तक पहुंचे जी? 326। अभी देखो अगला, स्त्री लज्जा भंग करने से संबंधित अपराध, ठीक है, क्राइम रिलेटेड विथ आउटरेज ऑफ मॉडेस्टी ऑफ अ वुमेन। ससुरे सुनना रे बैला, मोनेस्टेशन एक ही शब्द सुना है बस। ससुरे आधा दुनिया की परेशानी है ये, जो सुने हैं पिक्चर उक्चर में दुनिया, वही यथार्थ में आओ
मोलेस्टेशन से भी आगे है इसमें, देखो मोलेस्टेशन नहीं, मॉडेस्टी बोला, मॉडेस्टी। तुम हिंदी माध्यम के हो ना, तो हिंदी में बात करो। चलो, ससुरे मॉडेस्टी को भी, स्त्री लज्जा भंग करना, समझ में आया? मार दूं, चुपचाप बैठे रहा। स्त्री लज्जा भंग करने में केवल वही चीज नहीं आता है, बहुत सारी चीजें आती हैं, बता रहा हूं अभी क्या क्या आता है। पहला, ठीक है ना, आउटरेज ऑफ मॉडेस्टी। देखें इसमें 354, 354, ठीक, और 354A, 354B, 354C, 354D, ठीक है, 354, 354A, 354B, 354C, 354D, ठीक है ना। 354, 354A, B, C, D, 354 ऐसा हमला जिससे स्त्री लज्जा भंग हो, ऐसा हमला जिससे स्त्री लज्जा भंग हो। एनी असॉल्ट विच आउटरेज द मॉडेस्टी ऑफ द वुमन, any assault which outrage, outrage, outrage the modesty, modesty, desty, modesty of a woman, ऐसा हमला जिससे स्त्री लज्जा भंग हो। 354A लैंगिक उत्पीड़न, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, लैंगिक उत्पीड़न के लिए दंड, लैंगिक उत्पीड़न, ठीक, सेक्सुअल असॉल्ट, लैंगिक उत्पीड़न। 354B महिला को निर्वस्त्र करना, निर्वस्त्र या विवस्त्र करना, डिसरोबिंग अ वुमन, DISROBING, डिसरोबिंग अ वुमन, निर्वस्त्र करना। 354C दृश्य रतिकता, दृश्य रतिकता, वायरिज्म, दृश्य रतिकता, वायरिज्म। और 354D स्टॉकिंग, पीछा करना, ठीक है। 354, 354A, 354B, 354C, 354D, ठीक है ना। 354 ऐसा हमला जिससे स्त्री लज्जा भंग हो, ठीक, ऐसा हमला जिससे स्त्री लज्जा भंग हो। ये सब क्या हो जाएगा आपका, स्त्री लज्जा भंग हो तो वो आउटरेज ऑफ मॉडेस्टी में आएगा, है ना, अपराध है। लैंगिक उत्पीड़न, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, लैंगिक उत्पीड़न, इसी के अंतर्गत छेड़छाड़ या मॉलेस्टेशन भी आएगा, ठीक है ना। लैंगिक उत्पीड़न, छेड़छाड़ भी इसी के अंतर्गत आएगा, ठीक। इसके बाद है डिसरोबिंग अ वुमन, किसी भी महिला को निर्वस्त्र करना या विवस्त्र करना। 354C वायरिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बताऊंगा तो मतलब भी समझ में आएगा। दृश्य रतिकता, ठीक। 354D पीछा करना। एक बात ध्यान से समझेंगे बेटा, इसमें क्या है, सबकी सजा आपको याद होगी नहीं, हर में सजा आपको याद होगी नहीं, तो आप ऐसा याद कर लें, स्त्री लज्जा से भंग मामलों में सामान्यतः न्यूनतम 1 वर्ष और अधिकतम 7 वर्ष तक की सजा हो सकती है पूरे स्त्री लज्जा भंग के मामले में। जैसे आपका जब हमला कोई करता है तो उसमें 1 साल से 5 साल तक की सजा हो सकती है, ठीक। लैंगिक उत्पीड़न के मामले में आपका 1 साल से 3 साल, निर्वस्त्र करने के मामले में 1 साल से 3 साल, दृश्य रतिकता के मामले में आपका 2 साल से 5 साल। तो आपको याद नहीं रहेगा ये,
तो आप ऐसा मान लो, न्यूनतम ले लो अधिकतम ले लो, 7 साल तक ले लो। सामान्यतः 1 वर्ष से, न्यूनतम 1 वर्ष से अधिकतम 7 वर्ष के बीच तक की सजा का प्रावधान है, क्योंकि आपको एग्जैक्ट उस समय याद आएगा नहीं एग्जाम में, समझ रहे? तो एक अब लिमिट बता देंगे स्त्री लज्जा से भंग, स्त्री लज्जा भंग करने संबंधित अपराध में, तो ठीक है, उसके बीच में ही आएगा कुछ ना कुछ। तो ये अपने को मेंस में एक अपॉर्चुनिटी होती है कि हम एग्जैक्ट नहीं भी याद कर रहे हैं तो हम उसके बीच का, और ऐसा अपन लेकर के चले जिसमें वो चीजें जो है एग्जैक्ट जो उसका इंप्रिजनमेंट है वो कवर हो जाए। ठीक है, तो हम इसको लगभग न्यूनतम 1 वर्ष से अधिकतम 7 वर्ष तक ले सकते हैं। ठीक है, 354। अच्छा देखो बेटा, लिखते चलते ना, साइड हेडिंग डाले आईपीसी 354। आईपीसी 354 354 लिखेंगे, यदि कोई व्यक्ति किसी महिला पर, यदि कोई व्यक्ति किसी महिला पर ऐसा हमला करता है, ऐसा हमला करता है जिससे उसकी लज्जा भंग हो, जिससे उसकी लज्जा भंग हो, तो यह एक अपराध होगा, तो यह एक अपराध होगा जिसकी सजा न्यूनतम 1 वर्ष से अधिकतम 5 वर्ष तक के कारावास एवं जुर्माना या दोनों हो सकेगी। If any person assault to a woman, if any person assault to a woman which outrage her modesty, any assault to a woman which outrage her modesty will be a punishable offense, ठीक, will be a punishable offense, ठीक, minimum 1 year and maximum 5 year imprisonment and penalty or both can be allocated। अच्छा, कोई भी हमला, अच्छा स्त्री लज्जा का मतलब क्या समझ रहे हो? शर्मिंदा हो जाए महिला, ऐसा कोई कार्य, ऐसा आप हमला कर दो जिससे महिला शर्मिंदा हो जाए। स्त्री लज्जा मतलब उसको शर्म आने लगे, नहीं समझ रहे हो? उसकी गरिमा के प्रतिकूल हो वो चीज, ठीक है ना? अगेंस्ट द डिग्निटी ऑफ वुमेन हो, जैसे ऐसा हमला करो आप उसके कपड़े फाड़ दो, तो ये क्या है? स्त्री लज्जा भंग कर रहा है, हमला कर रहे हो। और निर्वस्त्र करना अलग चीज है। आपने ऐसा हमला किया जिससे उसके कपड़े फट गए, तो वो क्या है? असॉल्ट है, 354 लगेगा। लेकिन विलिंगली आप अगर कपड़े उतार दे रहे हो तो वो फिर क्या लगेगा आपका? 354 बी, डिसरोब। समझ रहे बात को? तो स्त्री लज्जा कहने का मतलब महिला को शर्मिंदगी का एहसास हो, कोई भी ऐसा हमला आपके द्वारा किया जाए जिससे महिला को शर्मिंदगी का एहसास हो, तो वो 354 है। अब उसमें किस तरीके से आपने हमला किया है, क्या किया, उसके आधार पर 1 साल से 5 साल तक की सजा का प्रावधान है उसमें। समझ में आया? नेक्स्ट लिखे 354A, लैंगिक उत्पीड़न। क्या चीज? हाँ, अब कंटेंट पर डिपेंड करेगा ना बेटा। लैंगिक उत्पीड़न अलग है ना, लैंगिक उत्पीड़न आपको बता रहा हूं ना अभी क्या है। भाई आपने मान लो कि किसी महिला को मारा, ठीक, और मारा और कपड़े फाड़ दिए उसके, तो ये क्या है? उसकी लज्जा को आपने भंग किया ना, एक ऐसा हमला है। अब छेड़छाड़ अलग चीज है, लैंगिक उत्पीड़न अलग चीज है। वो क्या है वो बता रहा हूं मैं आपको, समझ रहे हो ना मेरी बात को? मतलब आपने ऐसा भी हमला किया, जरूरी नहीं कि आप कपड़े फाड़ने के उद्देश्य से ही हमला किए थे,
मान लो आपने ऐसे फाड़ा, कपड़ा पकड़ में आ गया और कपड़ा फट गया और महिला निर्वस्त्र हो जाती है, तो वो भी क्या आपका असॉल्ट टू आउटरेज द मॉडेस्टी है, माना जाएगा कि आपने स्त्री लज्जा भंग करने के लिए उसको ऐसा किया। समझ में आया? खैर देखो, 354A लैंगिक उत्पीड़न या छेड़छाड़ के लिए दंड लिखे। यदि कोई व्यक्ति किसी महिला को यदि कोई व्यक्ति किसी महिला को निम्न कार्यों के लिए उसकी इच्छा के विरुद्ध विवश करेगा तो वह लैंगिक उत्पीड़न का दोषी होगा। इफ अ पर्सन कंपेल्स वुमन इफ अ वुमन उसकी इच्छा के विरुद्ध निम्न कार्य करेगा तो वह लैंगिक उत्पीड़न का दोषी होगा। इफ अ पर्सन कंपेल्स वुमन फॉर द फॉलोइंग्स अगेंस्ट द वुमन कंसेंट और वुमन इंटेंट, it will be an offense of sexual exploitation. नंबर 1 लिखेंगे। नंबर 1, यदि लैंगिक क्रियाओं का स्पष्ट सेक्सुअल ओवरचर, एक्सप्लिसिट सेक्सुअल ओवरचर, TURE, लैंगिक क्रियाओं का स्पष्ट प्रस्ताव रखता है, अगर प्रस्ताव रखता है लैंगिक उत्पीड़न है। दूसरा लिखे, सेकेंड पॉइंट, कंपेल्ड टू सी पोर्नोग्राफी, अश्लील पिक्चर देखने के लिए विवश करता है। ठीक, कंपेल्ड टू सी पोर्नोग्राफी, अश्लील पिक्चर देखने के लिए विवश करता है। थर्ड लिखेंगे, मेक्स द सेक्सुअल कलर्ड रिमार्क, मेक्स द सेक्सुअल कलर्ड रिमार्क, लैंगिक टिप्पणी करता है। मेक्स द सेक्सुअल कलर्ड रिमार्क, लैंगिक टिप्पणी करता है। ठीक है, ये सारी चीजें आती हैं तो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन का उसको दोषी माना जाएगा। इसमें सजा 1 वर्ष 3 वर्ष, 1 साल से 3 साल, न्यूनतम 1, अधिकतम 3 साल। समझ गए? साइड हेडिंग डालिए, IPC 354B, डिसरोबिंग अ वुमेन, महिला को निर्वस्त्र करना। और 294 तो खैर ठीक है, अश्लील हरकतें करना, लेकिन ये अलग है ना, महिला के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध अगर इस तरीके से आप उस पर दबाव डाल रहे हैं करने के लिए, वो क्या है, सार्वजनिक स्थलों पर है। समझ रहे हैं? मान लो कि आपका कोई दोस्त ही है, आप लोग साथ में ही हो, ठीक है, एक साथ कलीग हो, या आप बॉस हो, आपका कोई फीमेल एम्प्लॉय है, आप उसके साथ इस तरीके से बातें कर रहे हो, है ना, सेक्सुअल रिमार्क पास कर रहे हो, है ना, या उसको क्लियर जो है आपका ओवरचर दे रहे हो कि फॉर सेक्सुअल एक्टिविटीज, तो ये सब क्या हो जाएंगे आपका
मतलब पर्सनल स्पेस में है ये। और 294 क्या है? पब्लिक स्पेस में। 294 से इन्होंने कहा कि सर 294 के जैसा ही लग रहा है, तो 294 क्या? सार्वजनिक स्थलों पर अश्लील हरकत है, और ये क्या है आपका? पर्सनल स्पेस में हो जाएगा, दो लोगों के बीच में। समझ नहीं मेरी बात? तो ये आपका 354A है। 354B लिखेंगे, यदि कोई पुरुष किसी महिला को, यदि कोई पुरुष किसी महिला को उसकी इच्छा के विरुद्ध, यदि कोई पुरुष किसी महिला को उसकी इच्छा के विरुद्ध निर्वस्त्र करे या विवस्त्र करे, तो यह भी एक दंडनीय अपराध होगा। यह भी एक दंडनीय अपराध होगा, जिसमें सजा 1 वर्ष, अधिकतम सजा 3 वर्ष या जुर्माना या दोनों का प्रावधान होगा। ठीक है? इफ अ मेल डिस if a male disrobe a woman without her consent or against her intent, without her consent or against her intent, it shall be a punishable offense. महिला की इच्छा के विरुद्ध, ठीक है ना? हाँ, 1 साल से 3 साल। ठीक है? नहीं, पति पत्नी के बीच में भी वो गलत है। मैं बोल रहा हूं ना कि अगर महिला की सहमति नहीं है, किसी भी रिलेशनशिप में आप हो, अभी आपको बताऊंगा भी मैं कि जैसे 376 है, तो 376B ये मैरिटल रेप है। पति पत्नी के साथ भी उसकी इच्छा के विरुद्ध जो है संभोग नहीं कर सकता। नहीं, क्लियर है, मैरिटल रेप का दर्जा दिया गया है। इसमें 2 साल से 5 साल की सजा भी है पति को। तो किसी भी तरीके से मतलब महिला की सहमति नहीं है तो वो एक क्राइम है, किसी भी चीज। तो 354B निर्वस्त्र करना, ठीक है ना? साइड हेडिंग डाले, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखे मेन हेडिंग डालिए दृश्य रतिकता, वायरिज्म। अच्छा, दृश्य रतिकता को साधारण शब्द में बताऊं तो लगेगा अरे ये था है? नहीं नहीं, साधारण भाषा में छिप कर देखना, वायरिज्म, दृश्य रतिकता। दृश्य मतलब देखना, रतिकता मतलब छिप कर। तो छिप कर देखना, ठीक है? लिखेंगे इसमें, लिखते चले क्योंकि समय उतना ज्यादा नहीं है। लिखेंगे कि यदि कोई व्यक्ति किसी महिला को ऐसा कार्य करते हुए, यदि कोई व्यक्ति किसी महिला को सार्वजनिक स्थलों पर नहीं कर सकती, यदि कोई व्यक्ति किसी महिला को ऐसा कार्य करते हुए जो वह सार्वजनिक स्थलों पर नहीं कर सकती, if a person see a woman hiddenly by performing any act which cannot be performed at public places, ठीक है?
which cannot be performed at public places, it shall be a punishable offense. It shall be a punishable offense of voyeurism. ठीक, maximum 5 years of imprisonment and penalty or both can be allocated. ठीक है, समझ गए ना इसको? मतलब जैसे कई जगहों पर आप देखोगे कि मॉल वॉल में जो चेंजिंग रूम वगैरह होते हैं, कई जगहों पर अब ऐसे केस आते हैं कि वहां पर कैमरे फिट कर दिए गए रहते हैं। तो ये बेसिकली क्या है? ऑफेंस ऑफ वायरिज्म है। ठीक, मान लो कोई महिला नहा रही है, वहां पर जाकर के छिप करके देखना, उसका वीडियो बना लेना। ठीक, किसी भी प्रकार से कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसको एक महिला सार्वजनिक तौर पर नहीं कर सकती, उसको छिप करके देखना, उससे जुड़े हुए चीजों का रिकॉर्ड बना लेना, मतलब फोटो खींच लेना, वीडियो बना लेना, ये सारी चीजें क्या होंगी? सब ऑफेंस होंगे ऑफ वायरिज्म। समझ में आई मेरी बात? नेक्स्ट लिखें, चले 354D देख लो बाबू, 354D स्टॉकिंग। ठीक है, बहुत फोटो वोटो को बहुत जूम करके देखते होगे ना, है? तो बाबू वो भी स्टॉकिंग है? महिला देखे पुरुष का तो स्टॉकिंग नहीं है, पुरुष महिला का देख दे तो स्टॉकिंग है। लेकिन कब? अगर महिला ना चाहे तब। महिला चाह रही है, ठीक है, देखो देखो, इट इज नॉट स्टॉकिंग, है ना? डिपेंड्स अपॉन वुमेन कंप्लेंट। अगर महिला ने कंप्लेन कर दिया कि सर देखिए तो मेरे फोटो को बार बार जूम करके देखते ही रहता है, आंख गड़ा करके देखते रहे, मेरे को नजर लग गई है? गए बेटा, निपट गए। स्टॉकिंग उल्लंघन है, पूर्ण उल्लंघन है। मैं तेरे सपोर्ट में हूं बेटा, हाँ बिल्कुल उल्लंघन है, मैं तो बोल रहा हूं। लेकिन क्या करोगे? समानता का मतलब समान अधिकार देना नहीं होता ना, समानता का मतलब होता है समान स्तर पर लाना। ठीक है, और ये सब स्तर पर लाया जा रहा है और हम बेस्तर हो रहे हैं। देखो, लिखो, दर्द अंदर ही रखो। लिखो, वो जो पीछे पीछे घूमते रहते हैं ना, तेरी गलियां। अब बस बेटा, तो एक आध गली थाने में भी खुलेगी। हाँ, 354D लगेगा। लिखो, समझ जाओगे आप इसको। लिखेंगे, यदि कोई पुरुष किसी महिला का, अच्छा महिला का पीछा करे तो स्टॉकिंग नहीं है। व्हाट इज दिस? हाँ, पुरुष महिला का करे तो स्टॉकिंग है, और पुरुष का महिला पीछा करे तो भी स्टॉकिंग नहीं है। अरे कर अगेंस्ट द वुमेन डिजायर performs the following activity shall be a punishable offense of stalking. Shall be a punishable offense of stalking. समय नहीं अभी तुम्हारे प्रश्न लेने का मेरे पास, नहीं, किसी से संबंधित मैं प्रश्न नहीं लूंगा। हट, यहां मेरे को वीटो है? महिला का अधिकार सोच करके सर इसी से प्रश्न पूछना, पढ़ा नहीं देगी क्या? प्रश्न भाई पूछ ले। कई हस्बैंड लोग रहते हैं, तो क्या हस्बैंड पुरुष नहीं है? हाँ, वो भी उसमें भी आएगा। बोल रही है कि कई हस्बैंड लोग रहते हैं, एक ही रहता है आमतौर पर। अभी भारत में परंपरा नहीं है, हस्बैंड एक ही रहता है, वाइफ भी कानूनन एक ही रहेगी, नहीं तो 494 के तहत सजा हो जाएगा पति को। कई लोग नहीं रहते हैं, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन 100 जगहों पर शादी करके रखते हैं, पटरानियां एकदम अपनी 100, ऐसा नहीं चलेगा। पुनर्विवाह किए तो भी सजा है 7 साल की, है एक ही ठो। अब पता नहीं लोग करते क्यों है? बेचारे एक को तो जेल नहीं पाएंगे। चलो लिखो, ये सब नहीं प्रश्न पूछना है। हट, लिखो अगला। हाँ ठीक ठीक, क्या बताया भाई, भुलवा देती हो सब। हाँ, हो गया, कंप्लीट हो गया। हाँ ठीक,
सजा वही लिख लो ना, अधिकतम 7 वर्ष तक, मतलब 5 साल तक की सजा रहती है इसमें भी। अधिकतम 5 वर्ष तक की सजा, जुर्माना है दोनों। ठीक। मैं इंग्लिश मीडियम वालों को शायद कुछ नहीं बताया मुझे, कुछ छूटा था मैं बीच में, वो नहीं बताया हो ना, तो बता दी हूं, बोल दी, बताओ। लिख लिए ना? हाँ ठीक, मेरे को कोई वो थोड़ी है। अब देखो प्यारे बच्चों, वी आर वेरी नियर टू कंप्लीट दिस टॉपिक, जस्ट फ्यू सेक्शंस आर रिमेनिंग। हिंदी माध्यम के छात्र छात्राओं, कुछ ही धाराएं बची हैं, जिसको मैं धारा लिख दूंगा, बस वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, देखो, बलात्कार से संबंधित, ठीक है, क्राइम रिलेटेड विथ रेप, तो देखो, तो बलात्कार से संबंधित, तो एक हो जाएगा आपका बलात्कार। बलात्कार को कानून की भाषा में बलात्संग लिखा हुआ रहता है। एक हो जाएगा आपका सामूहिक बलात्कार, गैंग रेप। ठीक, एक रेप, दूसरा गैंग रेप, तीसरा विवाह में बलात्कार, मैरिटल रेप। ठीक है ना? एक हो जाएगा आपका बलात्कार, दूसरा हो जाएगा सामूहिक बलात्कार, तीसरा विवाह में बलात्कार, और चौथा बलात्कार में मृत्यु, है ना, डेथ ड्यूरिंग रेप। कल बता दूं क्या? खत्म नहीं होगा। कल बताता हूं। बस अब ये लास्ट बलात्कार बच गया, और उसके बाद आपका शादी से संबंधित, विवाह से संबंधित लास्ट खत्म हो जाएगा। ऑलमोस्ट पूरा आईपीसी कवर कर लिया, है ना? ये बताना है बलात्कार से संबंधित नहीं होगा।